हिंदी साहित्य फ्री बैच हमारा चल रहा है टीजीटी, पीजीटी या फिर अन्य परीक्षाओं के लिए। यहाँ पर आज हमारी रीति काल की हालाँकि हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये हमारी जो क्लास है वो 4th नंबर की रहने वाली है, पार्ट 4 हम करेंगे, जिसमें हम रीति मुक्त काव्य धारा को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। वन लाइनर के माध्यम से पूरा साहित्य मैं आपको पढ़ा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, तो क्लास पूरी ज़रूर देख लेना। नए हो तो भई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, हाइप ज़रूर कर दिया करो, ठीक है? सारे बच्चे और कमेंट करके बताया करो क्लास आपको कैसी लगी। सबसे पहले रीति मुक्त काव्य धारा में जो नाम आता है वो है घनानंद का। घनानंद स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख एवं एवं अग्रणी कवि हैं। इनके गुरु थे वृंदावन दास, ठीक है? इनके गुरु कौन थे? वृंदावन दास थे, याद रखना है। इनका जो लास्ट वाला जो जीवन था वो भी वृंदावन में ही बीता था, क्योंकि ये वृंदावन चले आए थे और ठीक है, तो इनके गुरु का नाम भी वृंदावन दास था, इस तरह से आप याद रख सकते हो। घनानंद के जन्म की बात करें तो 1689 ईस्वी में बुलंदशहर में और इनका निधन हुआ था 1739 ईस्वी में। निधन वृंदावन के अंदर हुआ था और वो भी नादिर शाह की सेना के द्वारा। ठीक है, घनानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? 1689 में बुलंदशहर में और निधन हुआ था 1739 ईस्वी में। इनका मूल नाम था आनंद घन, ठीक है? घनानंद का मूल नाम क्या था? आनंद घन था, लेकिन छंदों की प्रवाहमयता के कारण आनंद घन ही घनानंद बन गए। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लेना है। इनका मूल नाम आनंद घन था, लेकिन छंदों की प्रवाहमयता के कारण ये क्या बने थे? आनंद घन बने थे। ये अच्छे से याद रख लेना, घनानंद बन गए। 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की ब्रजभाषी कस्बे में जन्मे। ठीक है, ब्रजभाषी यानी कि वहां पर क्या बोली जाती थी? ब्रज भाषा बोली जाती थी बुलंदशहर के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नहीं, उत्तर प्रदेश के ब्रजभाषी कस्बे में, बुलंदशहर में तो ब्रज नहीं बोली जाती है वैसे, है ना? उत्तर प्रदेश के ब्रजभाषी कस्बे में जन्मे, ब्रजभाषी कस्बे में जन्मे घनानंद दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, ये ब्रज भाषा यहाँ पर बोली जाती होगी बुलंदशहर, वैसे मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ यहाँ के बारे में। ठीक है, ब्रज भाषा का जो वैसे क्षेत्र है वो है आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, ठीक है, और भरतपुर, धौलगढ़, राजस्थान के भी 2 प्रदेश आते हैं, तो मेनली हम इनका नाम पढ़ते हैं। और आगे है इसमें, ये जाति से कायस्थ थे, फारसी नेता, फारसी वेत्ता यानी कि फारसी के जानकार थे, या याद रखना है। ठीक है, ये जाति से कायस्थ, फारसी वेता, गायन विद्या में निपुण, कलम के सिपाही एवं प्रेमी हृदय वाले सच्चे कृष्ण भक्त थे। याद रखना है। इनके आश्रयदाता की बात करें तो ये थे मोहम्मद शाह रंगीला। उपाधि इनको साक्षात रस मूर्ति की दी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। समय मिले तब आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बंदिश नहीं है। आश्रयदाता इनके मोहम्मद शाह रंगीला थे और ये दिल्ली में इन्होंने, इनका जो शासन था वो चला था। उपाधि इनको साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है और ये शुक्ल जी ने इनको ये उपाधि दी थी। शुक्ल जी ने इन्हें स्वच्छंद काव्य धारा का प्रमुख कवि माना है। ठीक है, शुक्ल जी ने इन्हें स्वच्छंद काव्य धारा का प्रमुख कवि माना है। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो इनमें सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केली वल्ली, कृपा कंद, इश्क लता, ब्रज विलास, गोकुल गीता, सुजान हित, प्रेम पत्रिका और वियोग वेली। ठीक है, ये सारी रचनाएं हैं जो इनकी लिखी हुई मानी गई हैं। शुक्ल जी ने केवल 5 पहले ग्रंथों को ही इनकी रचना माना है। ठीक है, पहले 5 ग्रंथ कौन से हैं दोबारा देखते हैं। तो इनमें सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली और कृपा कंद का नाम आता है। ठीक है, ये 5 रचनाएं हैं जो केवल शुक्ल जी ने मानी है। बाकी इनकी 11 रचनाएं जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और राम वृक्ष बेनीपुरी ने घनानंद द्वारा रचित समस्त रचनाओं को घनानंद ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित करवाया है। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने और राम वृक्ष बेनीपुरी ने, दोनों ने सहयोग से क्या करवाया है? इनकी रचनाओं को, सारी रचनाओं को घनानंद ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित करवाया। इस ग्रंथावली के अनुसार जो घनानंद थे, घनानंद द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 41 मानी जाती है। ठीक है, घनानंद ग्रंथावली के अनुसार इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? तो ये 41 मानी जाती है, इस पर आपको ध्यान देना है। आगे घनानंद के मुक्तकों का संग्रह घनानंद कवित्त शीर्षक से प्रकाशित है। ठीक है, घनानंद के मुक्तकों का संग्रह घनानंद कवित्त शीर्षक से प्रकाशित है। घनानंद मूलतः वियोग के कवि हैं।
जो घनानंद है ये मूलतः किसके हैं? वियोग श्रृंगार का इन्होंने रचना की थी। वियोग है ना, क्योंकि इनकी जो प्रेमिका थी सुजान, एक वेश्या थी, मतलब नर्तकी थी वहां पर मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में, और ये उससे प्रेम कर बैठे थे, ठीक है। और जब वो नहीं मिली थी तो उसके तो क्या हो गई, ये वियोग में इनका पूरा जीवन, इनकी मृत्यु तक ये वियोग में ही तड़पते रहे, है ना। सुजान को प्राप्त ना कर पाने का दर्द इनके काव्य का मूल भाव है, जो लगभग हर कविता में टीस के साथ में उभरता है। आचार्य शुक्ल ने इनके वियोग वर्णन की प्रशंसा में कहा है कि वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं, ठीक है। वियोग श्रृंगार के प्रधान कौन है? मुक्तक कवि हैं। प्रधान मुक्तक कवि कहा गया है इनको। प्रेम की पीर लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है, प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। मतलब ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है, ये ध्यान करना, ठीक है। और ये शुक्ल जी का कथन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर, इनका काव्य वृह काव्य, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि घनानंद का काव्य वृह काव्य है, ये अपने आंसुओं से रो रहे हैं, है ना, रो रहे हैं, क्राय के आंसुओं से नहीं। मतलब इन्होंने जो रचनाएं लिखी है और उनमें जो इनका दर्द झलकता है ना, ये इनका खुद का है। ऐसा नहीं है कि कोई बनावटी आंसू इनके नहीं है। वृह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। आगे ब्रजनाथ ने इनकी प्रशस्ति में कहा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है, इसको पूछा जाता है। ब्रजनाथ ने इनकी प्रशंसा में कहा था कि नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के भेद को जाने, चाह के रंग में भीजो हियो, बिछड़े मिले प्रीतम शांति न माने, ठीक है। बिछड़े मिले प्रीतम शांति न माने, ये ब्रजनाथ ने इनकी प्रशंसा में ये पंक्ति कही थी। आगे भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सौ घन के जू के कवित्व बखाने, या भाषा प्रवीण सुछंद रहे सदा रहे, सौ घन जू के कवित्व बखाने, ये पंक्ति ब्रजनाथ के द्वारा लिखी गई है इनकी प्रशस्ति में। आगे घनानंद के जो प्रिय प्रतीक थे वो बादल और चातक हैं, क्योंकि चातक का यहाँ पर ये प्रतीक क्यों बनाते हैं? क्योंकि जिस तरह से जो चातक है वो कभी भी देखिए, चातक पानी नहीं पीता, केवल बारिश का पानी पीता है। जब भी बारिश आती है वो तभी पानी पीता है, चाहे उसकी जान क्यों ना निकल जाए। ये चातक के बारे, पंछी के बारे में कहा जाता है ना। देखा तो भाई मैंने तो नहीं ये देखा है, अगर आपने देखा है तो बता देना। और बादल चातक का इन्होंने इसीलिए, क्योंकि सुजान का जब तक इनको दर्शन नहीं हो जाता, बिल्कुल ये चातक की तरह ही तड़पते रहे थे। विरह लीला फारसी छंदों में आबद्ध है ना। पहले जैसे ना तो अब प्रेमी रह गए और ना ही प्रेमिका। आजकल तो ये सब चीजें इतनी फ्रॉड हो गई हैं, मतलब हर चीज में, चाहे धर्म के मामले में देख लो, चाहे प्रेम के मामले में देख लो, चाहे किसी में भी, हर किसी चीज में इतना मतलब अभद्रता छा गई है ना चारों तरफ, क्या ही कहें। आगे घनानंद की कविता के प्रथम प्रधान टीकाकार एवं समकालीन कवि ब्रजनाथ माने जाते हैं, ठीक है। घनानंद की कविता के प्रधान टीकाकार एवं समकालीन कवि ब्रजनाथ माने जाते हैं। याद रखना है, घनानंद की रचनाएं मुक्तक और निबंध दोनों रूपों में मिलती है। उनकी रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन भारतेंदु ने सुंदरी तिलक नामक रचना में करवाया था। याद रखना अच्छे से, इनकी रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन भारतेंदु ने सुंदरी तिलक नामक रचना में करवाया था। सन 1870 ईस्वी में सुजान शतक नाम से 119 कवित्व इन्होंने प्रकाशित किए थे, ठीक है। सन 1870 में सुजान शतक नाम से इन्होंने 119 कवित्व हैं जो यहाँ पर प्रकाशित किए हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने सन 1897 में सुजान सागर को छपवाया था। 1870 में इन्होंने क्या लिखा है? सुजान शतक नाम से इन्होंने 119 कवित्व प्रकाशित किए और इन्होंने सुजान सागर को छपवाया था 1897 ईस्वी में। शतक नाम से इन्होंने 119 कवित्व लिखे थे, याद रखना है, ठीक है। आगे है 1960 ईस्वी में काशी प्रसाद जायसवाल ने उनकी वियोग वेली और जो वृह लीला ग्रंथ हैं उनको काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। देखो अब आप यहाँ पर ये मत सोच लेना कि सुजान शतक और सुजान सागर एक ही है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये अलग है और ये अलग है। ये वन लाइनर के माध्यम से पूरा मैं आपको समझा रही हूँ, है ना, ताकि आपको साहित्य पढ़ने में रुचि हो। जिन बच्चों को साहित्य बहुत कठिन लगता है, ये समझ में नहीं आता, या प्रमाणिक पुस्तकों को भी समझ में चीजें नहीं आती हैं, वो सब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ सकते हैं और कभी भी आप भूलोगे नहीं अच्छे से अगर पढ़ोगे तो, ठीक है। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा ये प्रकाशित करवाया। घनानंद का प्रिय अलंकार, घनानंद का प्रिय अलंकार क्या था? विरोधाभास अलंकार था, याद रखना है। और उनके प्रिय छंद थे कवित्व और सवैया, ठीक है।
प्रथम जो प्रिय छंद सवैया जो रहा है ना वो रसखान का भी रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसने सवैया लिखे हैं या किसका सवैया प्रिय है। तो ये विरोधाभास अलंकार इनका प्रिय अलंकार था और छंदों में कवित्व और सवैया थे। घनानंद के लोकप्रिय कवित्व और पंक्तियां यहाँ पर देखेंगे। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। ठीक है, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। झलके अति सुंदर आनन गौर छके दृग राजत काननी छवे। हंसी बोलनी में छवि फूलन की बरसा और ऊपरी जाती हवे। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तू मेरे कवित्त बनावत। रैन दिना घुटवो करे प्राण झरे, दुखियां अखियां झरनासी। अति सूदो सने को मारा गए या नेकु सयानप बांक नाही। तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मन लेहू पर देहू छटाक नाही। ठीक है, ये सारी पंक्तियां मैं ये नहीं कह सकती इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी पंक्तियां हैं बार बार पूछी जाती हैं। शुक्ल जी ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता कहा है और प्रेम की पीर या यातना का कवि कहकर भी संबोधित किया है। अगला नाम यहाँ पर आता है रीति मुक्त काव्य धारा में बुद्धिसेन। बुद्धिसेन या बोधा, लेके मत जाना। बुद्धिसेन या बोधा, इनका जन्म हुआ था 1747 ईस्वी में। ठीक है, घनानंद की मृत्यु हो गई थी 1739 में और उस समय अंधाधर शाह का आक्रमण हुआ था। ठीक है, और बुद्धिसेन बोधा का जन्म हुआ है इनसे और लगभग 9 साल बाद में। ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने कहा था कि 1804 विक्रम संवत में थे, इन्होंने ये समय बताया है। बोधा राजापुर जिला बांदा अर्थात तुलसीदास की जन्मभूमि के रहने वाले थे। तुलसीदास भी आप जानते हैं उनका जन्म भी राजापुर में हुआ था, बांदा में। ठीक है, और इनका जन्म भी बोधा का भी तुलसीदास के स्थान पर ही हुआ था, मतलब उनके घर में नहीं, अलग। ठीक है, मूल नाम था इनका बुद्धिसेन, बुद्धिसेन इनका मूल नाम था, लेकिन ये पन्ना के महाराज खेत सिंह यानी कि ये इनके आश्रयदाता थे, इन्हें प्यार से बोधा कहने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पन्ना दरबार में सुभान, वो सुजान नाम की उनकी प्रेमिका थी और इनकी थी सुभान। ठीक है, याद रखना, सुभान नामक वेश्या पर आसक्त थे जिसके कारण इनको 6 माह का दंड भी मिला था। बताइए, इनको दंड भी भोगना पड़ा था। कारावास के विरह पूर्ण दिनों में इन्होंने विरह वारिस नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। ठीक है, कारावास के विरह पूर्ण, जब इन्हें कारावास 6 माह की इनको सजा मिली थी उस समय इन्होंने विरह वारिस नामक ग्रंथ की रचना की। ये कहा जाता है, ऐसी किंवदंती है कि विरह वारिस रचना को सुभान ने ही पूरा किया था। ठीक है, इनकी प्रेमिका ने पूरा किया था, ये किंवदंती है, मतलब कहावत है बस। विरह वारिस माधवानल कामकंदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा पर लिखी गई प्रबंध रचना, यानी कि बोधा और सुभान के मध्य संवाद है। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर, विरह वारिस माधवानल कामकंदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा पर लिखी गई प्रबंध रचना है। ये 9 खंडों में विभक्त है। ठीक है, 9 खंडों में विभक्त है। 1894 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित ग्रंथ में प्रथम 7 खंड और 31 तरंगे इसमें उपलब्ध हैं। 7 खंड है और 31 क्या है इसमें तरंगे हैं। तरंगे यानी कि चैप्टर को बोलते हैं। विरह वारिस के अतिरिक्त इश्क नामा, ठीक है, घनानंद की रचना का नाम है इश्कलता और बोधा की रचना का नाम है इश्कनामा। तो दोनों को याद रख लेना, ये एक मुक्तक संग्रह है, इनका एक ग्रंथ ये भी मिलता है। आचार्य शुक्ल जी ने बोधा को रसोन्मत्त कहा है। ठीक है, शुक्ल जी ने बोधा को क्या कहा है, रसोन्मत्त कवि कहा है। रामधारी सिंह दिनकर बोधा को घनानंद का गुटका कहा जाना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा है कि बोधा को घनानंद का गुटका कहा जाना चाहिए। गुटका मतलब छोटा रूप जो होता है ना, तो घनानंद का छोटा रूप इसको कहा जाना चाहिए, ये दिनकर जी का मानना है। इनकी प्रमुख पंक्तियों की बात करें तो इन्होंने कहा है कि एक सुभान के आनन पे कुर्बान, आनन यानी कि मुख को बोलते हैं। आनन का अर्थ क्या होता है, मुख होता है। एक सुभान के आनन पे कुर्बान, जहां लगी रूप जहां को। ठीक है, उसके मुख पर कुर्बान हो गए। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। अगर जान है तो भैया ये संसार हमारे काम का है, अगर हमारे पास जान ही नहीं, हमारे प्राण निकल जाए तो कोई किसी का नहीं है। ठीक है, अति छीन मृणाल के तारहु ते, ते ही ऊपर पांव दे आवनो है। यह प्रेम को पंथ कराल हो जू, तलवार की धार पे धावनो है। ठीक है, तलवार की धार पे धावनो है। ये पंक्तियां मुख्य रूप से बोधा की है जो पूछी जाती हैं। तीसरा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है आलम कवि का। ठीक है, तो आलम का कवि के बारे में देखते हैं। आलम का कविता काल, इनका जो जन्म है वो यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं दिया है, बल्कि जिनका जीवन परिचय, देखो हर किसी का तो मिलता नहीं है, तो जीवन परिचय जिनका दे रखा होगा वही आपको मिलेगा, है ना।
तो आलम का कविता काल विक्रम संवत 1740 से 1760 माना जाता है। ये जाति से सनाडे ब्राह्मण थे, लेकिन शेख नाम की रंगरेजिन के प्रेम में पीछे ये मुसलमान हो गए थे और उनके साथ इन्होंने विवाह भी कर लिया था। आलम को शेख से जहान नामक एक पुत्र भी प्राप्त हुआ था और ये औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। जहान नहीं रहता था, आलम खुद रहते थे, है ना? कहीं बेटे को समझ लो कि बेटे की दोस्ती बेटे से नहीं। आलम जो थे ये औरंगजेब के दूसरे नंबर के बेटे थे मुअज्जम, ये उनके आश्रय में भी रहते थे। आलम की कविता संग्रह आलम केली है। इनका आलम की कविता संग्रह कौन-सा है? आलम केली है, जिसमें आलम के साथ-साथ पत्नी शेख ने भी कुछ कवित्त लिखे हैं। कहा जाता है कि शेख भी काफ़ी अच्छी मतलब लेखिका थी, काफ़ी अच्छा लिखती थी वो भी साथ-साथ, है ना? तो आलम के साथ-साथ पत्नी शेख ने भी कुछ कवित्त इसमें लिखे हैं। आलम केली का सर्वप्रथम प्रकाशन 1922 ईस्वी में उमा शंकर मेहता के द्वारा बनारस से हुआ था। शुक्ल जी के अनुसार केवल एक रचना का ही उल्लेख मिलता है, याद रखना है, ठीक है? केवल आलम केली का ही वर्णन इन्होंने किया है। हालाँकि इनके और भी कुछ ग्रंथ मिलते हैं, देखेंगे। माधवानल काम कंदला में दोनों की कथा प्रेम आख्यानक शैली में है। क्या माधवानल काम कंदला जो कि आलम कवि ने भी लिखा है और इसके अलावा गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, मतलब गणपति चंद्र ने लिखा, कई लोगों ने माधवानल कामकंदला के नाम से जो है ग्रंथ लिखा है, ठीक है? और माधवानल कामकंदला आलम कवि का भी है। श्याम सनेही में रुक्मणी विवाह की कथा है, दोहा चौपाई शैली में। श्याम सनेही भी इनकी एक रचना मिलती है, ठीक है? ये रचनाओं के नाम है ना? दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की रचना। चौथा इनका एक और ग्रंथ मिलता है सुदामा चरित, ठीक है? जो नरोत्तम दास का है, ध्रुव दास का है और जो मलूक दास का है, कई लोगों के द्वारा लिखा गया है। सुदामा चरित नामक ग्रंथ भी इनका एक मिलता है। शुक्ल जी क्या कहते हैं आलम कवि के बारे में कि ये प्रेम उन्मत्त कवि थे, ठीक है? ये प्रेम उन्मत्त कवि थे, याद रखना। और ये अपनी तरंग के अनुसार ही, मतलब इनके मन में जैसे भाव होते थे, उसके अनुसार ही ये रचना किया करते थे। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से उनकी गणना घनानंद और रसखान की कोटि में ही होनी चाहिए। ये भी शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है? आगे हैं, प्रमुख पंक्तियाँ इनकी देखेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर। कनक छोरी सी कामनी काहे को कटि छीन, ठीक है? एक बार ये जो शेख है ना, शेख, पत्नी इनकी शेख है। शेख रंगरेज इनका काम करती थी। रंगरेज शायद आप समझते हो, है ना? गाँव वाले बच्चे तो ज़रूर समझते होंगे। रंगरेज उनको बोलते हैं जो अ, उम, मतलब कपड़े वगैरह जो होते थे ना, मतलब जो रज़ाई वगैरह या इस तरह के कपड़े होते हैं, उनको बनाने का काम करती हैं, ठीक है? एक इनकी ये एक मतलब जाति होती है जो इस तरह तरह का काम करते हैं। और तो ये इन्होंने अपना कोई कपड़ा दिया था इन्हें धुलने के लिए, है ना? कलर करवाने के लिए, कलर करते हैं जो कपड़ों पे। और पत्नी शेख को इनके जो कपड़ा इन्होंने दिया था उसके पल्लू में एक पर्ची लिखी मिली थी, मतलब एक चिट मिली थी और जिसमें ये वाली पंक्ति लिखी हुई थी, कनक छुरी सी कामनी काहे को कटि छीन। और इसको पूरा करने का जो काम किया था ना, वो पत्नी शेख ने क्या किया, उसको धो दिया और कलर कर दिया, सब कुछ कर दिया। बाद में जब उसे आलम को वापस दिया था, तो इन्होंने उसके जवाब में ये वाली पंक्ति लिखकर भेजी थी, कटी को कंचन काट के कुंचन मध्य धरी दीन, ठीक है? ये पत्नी शेख ने लिख करके भेजी थी, इसलिए यहाँ पर ये पंक्ति आती है। जाथल किन्हे बिहार अनेकन, ये सब हम शुक्ल जी की पुस्तक में पढ़ते हैं। अगर आपने शुक्ल जी को नहीं पढ़ा है ना, तो बहुत बड़ी गड़बड़ आप कर रहे हो। मैं तो कहती हूँ सबसे पहले उन्हीं को पढ़ना चाहिए, बाद में हमें कुछ और पढ़ना चाहिए। जाथल किन्हे बिहार अनेकन ताथल कांकर बैठी चुन्यो, प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के जोवन की ज्योति जगी जोर उमगत है। मदन के माथे मतवारे ऐसे घूमत हैं, झूमत हैं, झुकी झुकी झेपी उगरत है, ठीक है? ये पंक्ति इनकी मिलती है। चाहत है उड़बे को देखत मयंक मुख, जानत है रैनी ताही में रहत है, नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करें, ये पंक्ति भी इनकी मिलती है। अगला नाम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट में आता है वो है ठाकुर दास कायस्थ, यानी कि ठाकुर। वैसे 3 ठाकुरों का वर्णन करते हैं शुक्ल जी, देखते हैं कौन-कौन है। इनका पूरा नाम था ठाकुरदास, ठीक है? ठाकुरदास था। इनका जन्म हुआ था 1766 ईस्वी में ओरछा मध्य प्रदेश के अंदर है, ओरछा में हुआ था। और निधन हुआ था इनका कहाँ पर? 1823 ईस्वी में हुआ था। शुक्ल जी ने 3 ठाकुर नामक कवियों का वर्णन किया है और 3 कौन-कौन है? एक तो असली वाले प्राचीन ठाकुर, असनी वाले दूसरे ठाकुर, ठीक है? असली वाले, असली रियल, ठीक है? प्राचीन ठाकुर, असनी वाले दूसरे ठाकुर और ठाकुर बुंदेलखंडी रीति मुक्त कवि के रूप में जिनको यहाँ पर दे दे रखा है, ठीक है? ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक 2 काव्य संग्रह उपलब्ध है। ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक, ठीक है? ठाकुर शतक रामकृष्ण वर्मा की देख-रेख में लाला भगवान दीन ने
काशी से 1904 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। ठीक है, ठाकुर शतक को तो किसने करवाया था? लाला भगवान दीन ने करवाया था। और ठाकुर ठसक को लाला भगवान दीन द्वारा संपादित ठाकुर की स्फुट कृतियों का प्रसिद्ध संग्रह है। जो ठाकुर ठसक है ये लाला भगवान दीन द्वारा ये भी संपादित किया गया और इसमें ठाकुर की स्फुट कृतियों का क्या है? प्रसिद्ध संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे, है ना? ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेस बिल्कुल भी नहीं है। ना तो इन्होंने कहीं पर भी व्यर्थ का शब्दाडंबर लिया है और ना ही कल्पना की झूठी उड़ान और ना ही अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। भावों को यह कवि स्वाभाविक भाषा में उतार देता है। ठीक है, ये शुक्ल जी का कथन है जो इनके लिए मिलता है। प्रमुख पंक्तियां इनकी देखें तो पावस में परदेस ते आए मिले पिए ओमन भाई भैये दादुर मोर पपीहरा बोलत तापर आनी घटा उनई है ना? घटा छा गई है, काले काले बादल छा गए हैं। ठाकुर व सुखकारी सुहावनी दामनी कौंधी कितै को गई है री अब तो घनघोर घटा गरजी बरसों तुम्हें दूर दई है वहां निर्मोहिनी रूप की राशि जरू उर हेतु न ठानती हवे है बारही बा बिलोकी घरी घरी सुरती तो पहचानती होवे है डेल सो बनाए मेलत सभा के बीच लोगन कवित करवो खेल करी जानो है। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति यही है और ये बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, ठाकुर कवि की पंक्तियां ज्यादा पूछी जाती हैं। सीख लीनो मीन मृग मेरा खंजन कमल नैन सखी कारी घटा बरसे बरसाने पे गोरी घटा नंदगांव पैरी। ठीक है, ये पंक्तियां इनकी इंपॉर्टेंट हैं। अगला नाम यहाँ पर आता है द्विज देव का। ठीक है, द्विज देव का इनका देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में और निधन हुआ था 1861 ईस्वी में। ठीक है, द्विज देव का जन्म कब हुआ था? 1820 और निधन कब होता है इनका? 1861 ईस्वी में होता है, याद रखना है। आगे है, इनका मूल नाम था महाराज मान सिंह। ठीक है, मूल नाम इनका क्या था? महाराज मान सिंह था। द्विजदेव नाम से ये कविता रचना किया करते थे। महाराज मान सिंह इनका नाम था, है ना? आगे अयोध्या नरेश साक द्वीपी ब्राह्मण महाराज दर्शन सिंह इनके पिता थे। अब आप उस मान सिंह को मत समझ लेना जो जोधा का भतीजा था, है ना? क्योंकि वो बहुत समय पहले थे, वो और अकबर के समय पर थे और इनका जन्म बता रहा है जा रहा 1800 और 1707 में इनका मुगलों का शासन ही पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो वो अकबर के समय पे रहे थे मानसिंह, तो वो वाले नहीं है, ये अलग है। ठीक है, अयोध्या नरेश शाक द्वीपी ब्राह्मण 1707 में औरंगजेब का जो है खत्म हो चुका था, लास्ट वाले वही थे, है ना? महाराज दर्शन सिंह इनके पिता थे। प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका सौरभ और श्रृंगार चालीसा, ये कुछ इनकी रचनाएं मिलती हैं। श्रृंगार लतिका सौरभ में बसंत पर लिखे 33 पद्य मिलते हैं। ठीक है, श्रृंगार लतिका सौरभ ये द्विजदेव की रचना है जिसमें वसंत पर लिखे हुए 33 पद्य मिलते हैं। वसंत वसंत ऋतु की बात कर रहा है। श्रृंगार लतिका के टीकाकार थे अयोध्या के नरेश महाराजा प्रताप नारायण सिंह। ठीक है, महाराजा प्रताप नारायण सिंह इसके टीकाकार रहे हैं। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि द्विजदेव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध हैं जैसे कि पद्माकर हैं। ब्रज भाषा के कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। ब्रज भाषा के कवियों की यानी कि रीति मुक्त के जो कवि हैं उनमें द्विजदेव को अंतिम कवि माना है, अंतिम प्रसिद्ध कवि माना है। किसने? शुक्ल जी ने, याद रखना। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियों को देखें तो मिली माधवी आदिक फूल के ब्याज विनोद लवा बरसायो करे रचि नाच लतागन तानी बितान सब विधि चित्त चुरायो करे डोली रहे विकसय तरु एकई त्यों दिज देव मकरंद के ब्याजई एकई आनंद के आंसू बरसई। ठीक है, ये कुछ पंक्तियां मिलती है रीतिकाल की। अब यहाँ पर हम रीतिकाल की आगे महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं। बस तो अलग क्लास में इसकी कर देती हूँ, लेकिन अभी बहुत कम समय हुआ है तो आज मैं इसको भी कंप्लीट करवा देती हूँ। ठीक है, कौन सी किसकी रचना है, पंक्तियां हैं, ध्यान देना। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनुना विराजई कविता वनिता मित, ये केशव दास की पंक्ति है। छंद विरोधी पंगु सुन छंद विरोधी पंगु सुन नगन जो भूषणहीन मृतक कहावे अर्थ बिनु केशव सुनहु प्रवीण, ये केशव दास की ही पंक्ति है। ताते रुचि सो सोच के कीजे सरस कवित, ये केशव दास की पंक्ति है। किए की बिहसई लोकनी में मनि आनंद आँखनी ओ झलके रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हवई छलके, ये चिंतामणि की पंक्ति है। तुलसी गंग दुआ भय सुकविन के सरदार इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ठीक है, ये भिखारी दास की पंक्ति है, याद रखना।
आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, ना तो राधा कन्हई सुमरन को बहानो है। ठीक है, ये भिखारी दास की पंक्ति है। मान घटे तो कहा घटी, जह जूपे प्राण प्यारे को देखन पाए, ये भिखारी दास की पंक्ति है। आगे अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण। ठीक है, ये देव कवि की पंक्तियां हैं, याद रखना। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज औरो सो बिलानो जात। ठीक है, ये क्या है? बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज औरो सो बिलानो जात, ये देव कवि की पंक्तियां हैं। आगे डार द्रुम पलना बिछौना पन नव पल्लव के, सुमन अंगुला सोहे तन छवि भारी दे, ये भी देव कवि की पंक्तियां हैं। नवरस सब संसार में, नवरस में संसार, नवरस सार सिंगार रस युगल सार सिंगार, ये देव कवि की ही पंक्ति है। कुंदन को रंग फीको लगे छलके झलके अतीक अंगन चारु गोराई, ये मतीराम की पंक्ति है। वह वनमाल ये लागी अरुवह मुरली अधरा रस पीजे, ये मतीराम की ही पंक्ति है। आंखिन मूंद वे के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे, ये मतीराम की ही पंक्ति है। फागु के भीर अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, ये पद्माकर की पंक्ति है। अमिया हलाल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार, ये रसलीन के द्वारा पंक्तियां लिखी गई हैं। भले बुरे सब एक सम जोलों बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही, वसंत ऋतु में ही पता चलता है कौन कौवा है और कौन कोयल है, क्योंकि दोनों को आप बिल्कुल भी पहचान नहीं सकते हो, ये आपने देखा होगा, बिल्कुल भी पहचान में नहीं आते दोनों। ठीक है, आगे कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन, कटी को कंचन काट के कुंचन मध्य धरी दीन, ये अभी हमने पढ़ा था, ये आलम कवि की पंक्तियां हैं। नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे, ये आलम कवि की पंक्तियां हैं। दारा कीना दौर ये रारी नहीं खजबे की, इसमें भूषण की पंक्ति है, ये ध्यान रखना। इंद्र जिमी जम्ब पर बाड़व सुअंब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, ये भूषण कवि की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है सिवा जो ना होत तो सुनत कौन सबकी, ये भूषण की ही पंक्ति है। लोगन कवित्त करवो खेल करी जाने है, ये ठाकुर कवि की पंक्तियां हैं। बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाई, ये बिहारी की पंक्तियां हैं। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वय वा जमुना के तीर, ये बिहारी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल, अली कली ही सो ही बिंध्यो आगे कौन हवाल, ये बिहारी की पंक्तियां हैं। बिहारी ने अपने जो आश्रयदाता थे जय सिंह, तब तक तो आश्रयदाता बने नहीं थे, तभी उनको लिख करके ये पंक्ति भेजी थी, जो अपनी नई पत्नी के प्रेम में इतना डूब चुके थे कि उनको अपने राजपाट का भी ध्यान नहीं रहा था। बैठी रही अति सघन वन पैठी सदन तन महा, देखी दोपहरी जेठ की छा चाहती छा, ये बिहारी की पंक्ति है। छकी रसाल सौरभ सुने मधुर माधवी गंध, ठीक है, ये भी पंक्तियां किसकी हैं? बिहारी की हैं। ठौर ठौर झारत जपत भौर भौर मधु अंध, ये बिहारी की पंक्ति है। रनित भंग घंटावली झारित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चले कंजर कंज समीर, ये बिहारी की पंक्तियां। हालांकि बिहारी की बहुत सारी पंक्तियां थी, लगभग 15-20 पंक्तियां हैं, जो मैंने अलंकार सहित आपको पीछे बता दी हैं, है ना, जब पढ़ाया था तो लास्ट वीडियो में बता दिया था, जब बिहारी को पढ़ा था। अभी यहाँ पर 1-2 पंक्तियां मैंने ले ली थी। बनन में बागन में बगरे बसंत है, ये किसकी है? ये सेनापति की पंक्ति है। राम कैसो जस अध उरद गगन है, ये भी सेनापति की है। हवे है सो धरी भाग उदरी, ये घनानंद के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। उजरनी बसी है हमारी अखियान देखो, घनानंद की है। अति सूदो सने को मारग है, घनानंद की है। लोग हैं कवि लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत, समझे कविता घनानंद की। बिछड़े मिले, ये ऊपर अभी हमने पढ़ा है, मोही तुम एक तुम्हें सो, ये सारी की सारी घनानंद की ही पंक्तियां हैं। ठीक है, ये घनानंद की ही पंक्तियां अभी हमने देखी हैं। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है, ये बोधा कवि की पंक्तियां हैं। बाकी कुछ पंक्तियां हम क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी पंक्तियां आपको याद रखनी है, सारा मतलब डिटेल याद रखना है। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है। ठीक है, जरूर से जरूर कर लीजिए। इसके अलावा आपको हाइप भी करना है और लाइक भी करना है। ठीक है, कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसी लगी है। अगर आप ये नोट्स या फिर आप पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच जिसमें आपको हिंदी साहित्य व्याकरण सब कुछ मिलेगा, उसमें आप 599 रुपए में जुड़ सकते हैं।
पेड बैच थे जो कि आपके टीजीटी के लिए, ठीक है? टीजीटी का पूरा सिलेबस इसमें करवाया जाना है, साथ में इसमें मूल किताबें भी आपको करवाई जा रही हैं, तो इससे आप जुड़ सकते हैं। पीजीटी की अगर बात करें तो पीजीटी का 699 में अभी ऑफर में है ना? अभी ऑफर में है, ध्यान रखना प्रथम 20 बच्चों के लिए जिसमें से कुछ आधे बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आप चाहें तो फटाफट से जाकर के जुड़ जाइए और इसके बाद फिर इसकी कीमत भाई बढ़नी तो है ही है ना? इतने कम में तो क्या ही मिलेगा, एक बुक नहीं आती है इतने में जिसकी 18 महीने वैलिडिटी है, ठीक है? 18 महीने तक ये बैच आपके पास रहेगा। मुझे लगता है जिसको भी अच्छे से पढ़ना है वो इतने दिनों में तो पढ़ ही लेगा। अगर एक जगह आपका आपका मैं ये नहीं कहती, मैं आपको यही बोलूँगी कि सिलेक्शन ले लीजिए जल्दी से पढ़ कर के, है ना? मूल किताबें सारी इसमें आपको पढ़ाई जा रही हैं, व्याकरण वगैरह सब कुछ आपको इसमें करवाया जाएगा। ओके, धन्यवाद।